नमस्कार, आप देख रहे हो क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे, मेरे साथ हैं चिराग गोटी और सुनील जी। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, एटीएस ने दूसरे दिन भी पूछताछ करने के लिए सीमा हैदर को बुलाया। तो सर, ये दूसरे दिन की पूछताछ क्यों? एटीएस को क्या एक दिन कम पड़ गया था, या इतना बड़ा कुछ लग रहा है कि कुछ है दाल में काला कि पूछताछ करके और सारी चीज़ें बाहर निकलेंगे? देखिए, जो अभी जो सीमा हैदर से जो पूछताछ चल रही है वो एक दिन में तो नहीं होने वाली है सारी चीज़ें। अगर देखिए, उसमें कई पहलुओं पे जांच हो रही है। एटीएस ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके जासूसी एंगल पे जांच कर रही है, तमाम चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक अगर कोई आता है नेपाल के रास्ते, तो नेपाल तक तो आ सकता है, पाकिस्तान से नेपाल, लेकिन नेपाल से इंडिया आने के लिए वो कैसे आ सकता है? क्योंकि नेपाल से इंडिया आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि वो इंडियन होना चाहिए। तो जो वहाँ पे सुरक्षा बल जो एसएसबी होती है, उनको कैसे इसने चकमा दिया, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, और जो नेपाल में क्या है कि कई दिनों तक रही है, तो वो भी पता किया जा रहा है। और रहा जहाँ तक जासूसी वाला एंगल, तो उसके लिए जो उसके मोबाइल फ़ोन हैं, जो 3 से 4 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी, सिम कार्ड जिस तरीके का इस्तेमाल किया, तो ऐसा भी बताया जा रहा है, जो कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जो तमाम यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उसका स्पाई वाला एंगल है तो वो सबूत तो लेके आएगी नहीं, तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक रिवर्स आपको वेरीफाई सिस्टम लगाना पड़ेगा कि वो जो चीज़ें बोल रही हैं, अब उसका वेरिफिकेशन होगा। उसने बताया कि नेपाल में हम इस तारीख को आए, यहाँ रहे, तो कहाँ कहाँ रही वो, ठीक है। फिर उसकी जो शादी होती है सचिन से नेपाल में एक मंदिर में, तो ये है कि पशुपतिनाथ मंदिर, तो उसका वीडियो नहीं बना, हर चीज़ का वीडियो बना के डाली है अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। अभी यूट्यूब उसका वीडियो बता दे कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक्टिव करा है उसने, और खूब सारे वीडियो डाले हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनको अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि जो इतनी बड़ी कड़ी है, इतनी प्लानिंग करके वो आई है, इतने समय से तैयारी करके आई है, तो एक दिन में चीज़ें नहीं हो सकती है, अभी उसको बड़ा लंबा चलेगा ये। चिराग जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वहाँ से पाकिस्तान से निकलकर नेपाल, नेपाल के थ्रू भारत, तो क्या कोई ऐसे लोग थे, एटीएस क्या ये जानकारी निकालना चाहती, क्या कोई ऐसे लोग थे जो भारत के, जो कहा जाता है कि बीच में दलाल होते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करवाते, जो जुगाड़ से आपको बॉर्डर से इस पार से उस पार लेके जाते, क्या उसकी जांच भी होगी? क्या वो लोग भी पकड़े जाएंगे? ऐसा कुछ इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ी और जानकारी इसमें दे दूं। इसमें ये भी पता चला है कि जब वो यहाँ पर पहुंची थी हिंदुस्तान, उससे पहले वो कुछ उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी सेना के कुछ जवानों को। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंशा थी उसकी भेजने के पीछे, ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दूसरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो निकल कर आई है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट को उसके खंगाला जा रहा है, और ये पता लगाया जा रहा है कि उसके अकाउंट में ज़्यादातर वो लोग कनेक्ट हैं जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। ये भी एक अपने आप में एक अलग दिलचस्प पहलू है कि भाई वो लोग क्यों कनेक्ट हैं, ये इसने फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया ऐप पर कब एक्टिव हुई थी, कब इसने अकाउंट बनाया था, कब कब इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कितने लोग जुड़े। तो मतलब एक पूरी टीम जो है सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है ताकि पता किया जा सके। इसके अलावा कई सारे ऐसे फेक अकाउंट्स भी इसके नाम पर बने हुए हैं जो हम देख रहे हैं, जिनमें लोग व्यूज़ के लिए जो है वो ऑब्वियसली बना रहे हैं। तो वो अकाउंट्स भी पुलिस के और एटीएस के रडार पर हैं, वो उनको भी वेरिफिकेशन कर रही है। एक इंटरव्यू गुलाम का कई मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल्स के पर आया हुआ था, बाहर की जो यूट्यूब चैनल्स है, पाकिस्तान के हैं, कुछ सऊदी अरेबिया के हैं, उन पर भी निगाह है एटीएस की। यानी जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा है वो ये कर रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इसका सिम पाकिस्तानी है तो ऐसे में नेचुरली वहाँ से डिटेल मिलना तो असंभव है। वनिस्पत अगर सेम कंपनी काम कर रही है, जैसे यहाँ कई सारे सर्विस प्रोवाइडर अगर वहाँ भी हो, तो एक बार को कोशिश की जा सकती है। दूसरी चीज़, कई सारी, जैसे सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, कई सारी चीज़ें ये लेकर तो आई नहीं अपने साथ। डॉक्यूमेंटेशन में इसका जो एक आइडेंटिटी कार्ड है उसमें ही शक है कि वो 2022 में इशू हुआ है। अब अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड हमारा बनता है इंडियन, वो हमारा तब बनता है जब हम या तो पैदा होते हैं या मतलब जब वो अस्तित्व में आया। लेकिन इसका पिछले साल क्यों बना, ये एटीएस ने पूछा कि भाई इसके पीछे वजह क्या थी, कि आखिर पिछले साल ही क्यों बना। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं अभी जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जांच की जा रही है। पैसा किसने दिया, कौन फैसिलिटेटर है, जो आप बात कर रहे थे कि फैसिलिटेटर कौन है, किसके मार्फत आ गई ये, क्या ये अकेली आ गई या कोई इसके साथ कोई ऐसे लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे भेजने में, जिसका रोल था। ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसकी जांच की। सुनील जी, आपने बहुत सारे क्रिमिनल्स की स्टोरी की, बहुत सारे लोगों की स्पाई की स्टोरी की है। अगर एक स्पाई होता या एक नॉर्मल कोई भी आदमी होता, अगर उस पर इतना प्रेशर होता, इतनी मीडिया होती, तो क्या वो ऐसे रील्स डाल लेता, बिना प्रेशर के सब झेल लेता, खुलकर आके सवाल के जवाब देता रील्स के सेक्शन? मैंने उसकी अभी लास्ट रील मैंने देखी, आपने ही खबर लिख रहे थे, तो वो रील्स थी जिसमें वो आंसर कर रही थी कि मेरे पास 3 सिम कार्ड इसलिए थे कि मेरे बच्चों के मोबाइल थे, मेरे बच्चों और मेरे जो आधार कार्ड जो बताया जा रहा है 3 मेरे पास मिले, एक मेरे पिता के और एक मेरे शौहर के।
तो वो खुलकर आंसर दे रही है, आंसर करना, इतना कॉन्फिडेंटली बोलना, कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता है क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से क्या ये पॉसिबल है? इतना प्रेशर लेने के बाद एक नॉर्मल इंसान इतनी खुलकर इतनी चीज़ें, मतलब ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? देखिए अटपटा तो लगता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि इसमें अभी दोनों चीज़ें चल रही हैं कि अगर वो कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, साजिश, अगर वो साजिश है तो जो सीमा हैदर है, आपको बता दूं कि जो स्पाई होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि बिल्कुल जाते ही वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल मतलब अंडरग्राउंड रह के काम करते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। एक दूसरा जो तरीका होता है कि जाते ही आप अपने आप को ओपन कर लो, ठीक ना, वो जाते ही आप अपनी सारी चीज़ें जो आप दिखाना चाहते हो। देखिए क्या होता है कि जैसे कई सारे जो क्राइम होते हैं ना, उसमें जो विक्टिम होता है, मतलब जो एक्यूज्ड होता है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि देखो मैं आप यहाँ पे मौके पे था, ठीक ना। वो जानबूझ के कैमरे के सामने आएगा, जानबूझ के ऐसी चीज़ें करेगा कि देखो मेरी लोकेशन तो यहाँ पे थी, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे वो कुछ और भी करके आ चुका होता है, ठीक ना। जैसे आप दृश्य में देखते हैं, कुछ जानबूझ के वो फिल्म में क्या होता है कि जानबूझ के उससे मिलते हैं, होटल में जाते हो, कहते हैं आज की तारीख ये थी ना, आज की तारीख ये है ना, आप जान लीजिए, ऐसा कुछ बहाना बनाते हैं कि उसे याद रहे वो चीज़ें, ठीक ना। तो इसमें भी है, जो साइलेंट वाला अगर नहीं है तो जो बोलने वाला है, इस एंगल पे भी जांच कर रही है एटीएस कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी आपको एक केस बता दूं कि एक मॉड्यूल है वेस्ट बंगाल मॉड्यूल, ठीक ना। उसमें क्या है कि एक जो जासूस आती है पाकिस्तान से, वो 30 साल तक वहाँ पे बनी रहती है, मतलब 30 साल तक अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहती है, उसके बाद वो अपना काम शुरू करती है। तो इनमें जासूसी में ये भी होता है कि आप 5 साल तक 6 साल तक आपको नॉर्मल रहना है, आपको बिल्कुल वहाँ पे अगर आप हाउसवाइफ बन के रह रहे हो तो हाउसवाइफ ही बन के रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा जिससे आप पकड़े जाओ, वो आपकी आइडेंटिटी वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाए। तो हो सकता है इस एंगल पे भी जांच करिए कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उस वाले मॉड्यूल पे आई हो ये। बिल्कुल, ये भी बात है। देखिए और ऐसी बात कही जाती थी, चिराग जो सुनील जी, दोनों से ये सवाल होगा कि ये सिर्फ अगर ये स्पाई है तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, जो गरीब तबके के हो। लेकिन वहीं हमें केस देखते हैं पुणे का, जहाँ एक डीआरडीओ साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में ट्रैप कर लिया जाता है, एजेंट। तो सिर्फ गरीब तबका नहीं या पढ़ा लिखा नहीं, अगर ट्रैप करना होगा तो किसी को भी कर सकते हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं वाजिब नहीं होगा। नहीं, देखिए इसमें दोनों में फ़र्क है। देखिए एक खुद से जाना और एक हनी ट्रैप में पाकिस्तान में रहते हुए फंसाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक ना। तो वो जो हनी ट्रैप वाला केस है वो क्या है कि पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हो तो आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो सोशल मीडिया के जरिए। आपने देखा कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि पूरा आईबी ने और तमाम एजेंसियों ने, जो हमारी रॉ एजेंसी है, उन्होंने एक जारी की है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर इस नाम से लड़की, इस तरह का खूबसूरत एक लड़की आपसे मिलेगी, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी और आपको कमेंट करेगी। तो इस तरीके से उनका पूरा मॉड्यूल है, वो इस तरीके से फंसाती हैं, लेकिन वो रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक ना। तो पाकिस्तान में रह के करते हैं एक, लेकिन जो कोई पाकिस्तान से अगर इंडिया आता है तो किसे टारगेट करेगा? ज़्यादा पढ़े लिखे को करेगा तो वो कैसे टारगेट में आएंगे? तो फंसेंगे। और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात एग्जांपल दी है, लेकिन अभी तो ये भी तय नहीं है कि जासूस है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जांच चल रही है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इससे वेरीफाई की जा रही है, क्रॉस वेरीफाई की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट इसके पास है, हमारे पास एजेंसीज के पास क्या सबूत है जो इसके पास डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा पाकिस्तान से तो कोई भेजने वाला नहीं, ना कोई लाने वाला। तो जो इसके पास है, जो ये बोल रही है, हमारी एजेंसीज उसी पर रिलाई कर रही है और उसी के बेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वनस्पत अगर ये बोलती है कि मैं नेपाल में थी, तो अब नेपाल जाकर ये चेक करना कि वहाँ ये किस होटल में थी। चलिए नेपाल से तो हमारे संबंध अच्छे हैं, हम एक बार को कर सकते हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान में कितने टाइम रही, वहाँ से कितने समय में निकली, ये एक थोड़ा सा टीडियस टास्क है, पहली बात। दूसरी बात, एक कंप्लेंट वहाँ जो गुलाम के जो पिता हैं उन्होंने करी थी जब ये वहाँ से गायब हो गई थी, भागी थी, तो उनकी तरफ से भी एक कंप्लेंट थी और उसमें ये बातें थी कि भाई ये मिल नहीं रही है, तमाम चीज़ें हैं। तो यानी कि ये कहा जाए मई के बाद ये डिसअपियर हुई, जिसके बाद जो है सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इसमें इतनी ये इंटरनेशनल इशू बन गया, हर चैनल से इसे कवर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे क्यों नहीं बोल रही कि इसे हमारे यहाँ डिपोर्ट कर दो या हमारे यहाँ भेज दो? अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ घुसपैठिया है या कुछ भी है, वहाँ से तो एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। वहाँ के लोग, जो आसपास के लोग बोल रहे हैं, वो बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब उसे वहाँ जान का खतरा है, उसे मार देंगे, उसे वापस यहाँ आई तो मार देंगे, डाकू डकैत तक हर कोई धमकी दे रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है। अगर कोई भारतीय ऐसा होता तो ज़रूर भारतीय गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वहाँ कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कि इसे यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाए या वापस भेज दिया जाए।
देखिए उसमें क्या है कि जो सरकार की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपके से जाते हैं, चाहे जिस तरीके से भी जाते हैं, तो उस पर सरकार क्यों बोलेगी। अगर यहाँ से कोई चला जाता है, वहाँ अपनी मर्जी से जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो उस पर सरकार नहीं। आप देखिए कि जब कोई जासूसी वाले एंगल से भी पकड़ा जाता है, अभी आपको एक खबर बता दें कि MP से एक खबर आई है अभी कि एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा था फार्मेसी की, वो 17-18 साल पहले वो पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार करके उसे इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। अभी वहाँ से कैदी एक 20-30 साल बाद वो रिहा होकर के आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का MP का है, उसका नाम प्रसन्नजीत है, ठीक ना। तो वो प्रसन्नजीत के लिए अब उनकी बहन जो है डिमांड कर रही है कि नहीं, इनको छोड़ा जाए पाकिस्तान, अपने भारत सरकार से, क्या पाकिस्तान से बात करिए। तो ऐसे केसेज में भी इतना ज़्यादा सीरियस अभी नहीं लिया जाता है। आप उस तरह के पंजाब के केसेज आप देख ही चुके हैं जिस पर फिल्म बन चुकी है। तो पाकिस्तान सरकार इस चीज़ को क्यों लगी। आप देखिए भारत के ले लीजिए, क्या भारत सरकार इस पर खुद बोल रही है। देखिए जांच एजेंसियों का तो जिम्मेदारी है, जो लोकल पुलिस है उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे आई, क्या हुआ, जांच करना। और आपको ये भी बता दें कि अब जो चल रहा है, कई एंगल पर जो जांच चल रही है ATS की, वो क्या कर रहे हैं कि अगर ये जासूस हुई तो इसकी गिरफ्तारी होगी, सचिन की गिरफ्तारी होगी, उसके जो फैमिली वाले हैं और बच्चों को छोड़ करके पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं निकलता है, लव वाला एंगल निकलता है केवल वही, अभी दोनों एंगल पे जांच चल रही है, ऐसा नहीं कि वो जासूस है नहीं है। अगर लव वाला ही केवल एंगल निकलता है, पूरा फिल्मी कहानी निकलती है, उस पर ज़्यादा चांसेस, इसलिए मैं कल से भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 4 दिन पहले उसने यूट्यूब अपना अकाउंट जो पुराना बना हुआ था उसका, उसमें वीडियो डालना जो शुरू किया। नेपाल में जितने भी इसने रील्स बहुत सारे बनाए होटल्स में रहते हुए सचिन के साथ, वो सारे वीडियो डाले हैं। और लास्ट वीडियो जो डाली है उसमें बोला है कि हम लोग के पास अपना खर्चा निकालने के लिए कोई साधन नहीं है, हम दोनों ऐसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो तमाम चीज़ें करिए। तो 7,000 से ज़्यादा, सोचिए कि 4 दिन में 7,000 से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उसका पेज जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज भी हो चुका है, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और उसका पूरा टारगेट ही यही था कि जैसे ही वहाँ पर हमें पब्लिसिटी मिलेगी, उसके बाद हम अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर देंगे, शुरू कर देंगे, और उस पर लाइक्स और सब्सक्राइब दुनिया भर की चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब एक तरह से फेमस करना चाहती थी खुद को और फेमस हो भी गई है। चिराग जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आए दिन नेपाल से हमें ऐसी खबर आती है कि कोई गैंगस्टर भाग गया, नेपाल के रास्ते चला गया, तो नेपाल बॉर्डर को इतने सारे न्यूज़ आते, तो उसको स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने सारे केसेस आ चुके हैं। अतीक के टाइम पे भी पता चला कि कोई भाग गया, आरोपी वहाँ भाग गया, कोई दूसरे केस में नेपाल के रास्ते आरोपी भाग गया, तो स्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर रहे। अब इतनी सारी केसेस आ चुकी है। बात आपकी सही है। और ये कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि जब एजेंसीज को कई बार तो ऐसा होता है कि एजेंसीज खुद ही ये मान लेती है कि नेपाल के रास्ते भाग गया, यानी कि इतना आसान है, तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और नहीं हो रही तो ये सोचने वाली बात है। गृह मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए, विदेश मंत्रालय को विचार करना चाहिए कि जिस तरह से ये सिक्योरिटी लैप्स है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नेचुरली आने वाले वक्त में और भी जो अपराधी है वो इधर से उधर भागेंगे। और वो जैसा इस केस में हमने देखा कि वो नेपाल में रही, यहाँ से सचिन नेपाल चला गया, तो ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। अब देखना पड़ेगा कि ATS क्या और दिन पूछताछ के लिए सीमा हैदर और उनके जो शौहर हैं सचिन, उन्हें बुलाती है, या इस केस को यहीं दबाकर आगे कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। क्योंकि पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, उसमें बताएगी कि सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई थी, उनका क्या जुर्म है, उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम तक। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।